Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, मैं निपुण आलम आप सभी का अनअकैडमी में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, इजराइल और हमास के बीच में एक वॉर स्टार्ट हो चुका है। और ये वॉर केवल इजराइल और हमास के बीच तक सीमित नहीं रहा है दोस्तों। इसमें और भी एक्टर, जैसे हम देखें कि लेबनान की ओर से हिजबुल्लाह के द्वारा भी हमले किए जा रहे हैं। और भी कई तरह के जो आतंकवादी संगठन हैं, वो भी इस वॉर में अपना रोल अदा करने के लिए आने के लिए तैयार हैं। और विश्व के हर देश की प्रतिक्रिया अप्रोक्सीमेटली जो बड़े-बड़े देश हैं, उनकी आ चुकी है। यहाँ तक कि दोस्तों, भारत के द्वारा भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया गया है कि हम किसके साथ में खड़े हैं और हम क्या बोलने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो इज़राइल के ऊपर जो टेररिस्ट अटैक हुआ है, इस अटैक में हम इज़राइल के साथ हैं। हों भी क्यों ना? इसलिए होना है क्योंकि इज़राइल हमेशा, आप किसी भी वॉर को देखें, भारत के साथ जितने वॉर हुए, चाहे वो चीन का वॉर की बात करें, चाहे वो बात करें आप पाकिस्तान के साथ वॉर की बात करें, खास तौर से पाकिस्तान के साथ जितने भी वॉर हुए, इज़राइल का हमेशा हमारे साथ समर्थन रहा। तो ये भी एक वजह है। तो आइए इस विषय को पूरा समझने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। आखिर है क्या ये मामला और ये अब क्यों उठा? दुनिया के दोस्तों कुछ कॉन्फ्लिक्ट हैं। उन कॉन्फ्लिक्ट में दोस्तों ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट है, एक पॉलिटिकल थिंकर हैं, ऑथर है, मतलब किताब लिखी है उन्होंने। तो पी कोहेन का कहना है कि जैसे इजराइल और फिलिस्तीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जो पूरी सेंचुरी, और लगता है सेंचुरी से भी ज्यादा चलने वाला है। और इसका सॉल्यूशन भी कुछ नहीं दिखाई देता। सॉल्यूशन इसलिए दिखाई देता है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कुछ इस प्रकार के विवाद होते हैं कि कोई भी देश अपनी संप्रभुता को लेकर, सॉवरेंटी को लेकर समझौता करने के लिए तैयार नहीं होता। कुछ ना कुछ वजह बनती रहती है। उन वजह के कारण क्या होता है दोस्तों, युद्ध हमेशा क्या होता है, वो दोबारा दोबारा क्या होता है, जीवंत होता रहता है, ये प्रारंभ होता रहता है। और आप हाल में देखेंगे जो इसराइल की प्रतिक्रिया हुई, यानी कि जब हमास ने दावा किया कि 5,000 रॉकेट जो है उन्होंने कुछ ही मिनटों में क्या किया, इसराइल के ऊपर दागे। और ये पहली बार हमला था कि जब आर्मी को नहीं, मिलिट्री को नहीं, सिविलियंस भी इसके अंदर दोस्तों टारगेट किए गए। तो बात यह है कि अब इसराइल की ओर से एक बहुत बड़ी प्रतिक्रिया, जैसे हम देख रहे हैं कि इसराइल के जो पीएम है, वो खुद फोर्सेस के साथ जाके खड़े हो गए कि अब हम इसको छोड़ेंगे नहीं और हमास को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाएगा। और आप देखते हैं जो पीएम है, बेंजामिन नेतन्याहू, उनका भी कहना यह है कि अब बहुत हो गया और हम डर डर के नहीं जी सकते। अब हमको एक फाइनल वॉर करना होगा, एक फाइनल लड़ाई लड़नी होगी जिसमें हमको हमास को खत्म करना होगा। तो आखिर ये मामला है क्या? अमेरिका की प्रतिक्रिया आ रही है। इधर आप देखें तो आपका ईरान की प्रतिक्रिया, इसमें कहीं न कहीं माना जा रहा है कि ईरान का भी रोल है। दूसरा ये भी बात मानी जा रही है कि ये कहीं न कहीं भारत के हितों को भी नुकसान पहुँचाने वाला है दोस्तों। यानी कि भारत के जो इंटरेस्ट हैं पूरे मिडल ईस्ट में, और जो एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट हम जो देख रहे हैं आईमेक के थ्रू, यानी कि आपका इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिकल कॉरिडोर, कहीं ना कहीं वो भी एक वजह है। उसकी वजह से भारत की चिंताएं बढ़ रही हैं। और माना जा रहा है कि वो एक वजह है। वो वजह भी क्या है, इस पूरे दौर के अंदर, यानी कि इस पूरे वॉर के अंदर एक मुख्य वजह बनकर उभरी है। तो आइए जानते हैं। देखिए, नाम भले ही बहुत सारे लिए जा रहे हैं कि हम अल अक्सा मस्जिद की बात कर रहे हैं। जैसा हमास ने कहा कि जो ये हमला किया गया, अटैक किया गया, ये अल अक्सा मस्जिद में जो इजराइल ट्रूप्स जो हैं, जिस प्रकार से अत्याचार करते हैं फिलिस्तीन पीपल के ऊपर, उसका हम क्या कर रहे हैं, रिवेंज ले रहे हैं, बदला ले रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है, ये तो आम पब्लिक को, कॉमन पब्लिक को अपने साथ जोड़ने के लिए इस प्रकार के स्टेटमेंट जारी जारी किए जाते हैं। लेकिन मैं हमेशा बोलता आया हूँ, अब मैं जितने भी वीडियोस देखेंगे, मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमेशा राजनीति जो है वो धर्म का प्रयोग करती है और इस प्रकार के इमोशंस का पब्लिक को मैनिपुलेट करती है कि कैसे भी मैनिपुलेशन करके पब्लिक का जो हमारे पास, यानी जनता का जो समर्थन है, वो हमारे साथ जुड़े। उसी समर्थन को देखते हुए देखिए कई देशों में, चाहे टर्की की बात करें, हम यूएई की बात करें, सऊदी की बात करें, इन द फेवर ऑफ हमास वॉइस उठने लगी है। तो इस पूरे मुद्दे को जानते हैं, इस पूरे मुद्दे को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, ये है पूरा मिडिल ईस्ट। जब देखें तो मिडिल ईस्ट में जो प्लेयर हैं, बहुत बड़े प्लेयर, एक तो दोस्तों आपका सऊदी अरेबिया और दूसरा दोस्तों आपका ईरान। और यहाँ पर दोस्तों ये इज़राइल, इज़राइल को मैं हमेशा ये मानता हूँ कि एक ऐसा देश जो चारों ओर क्या है दोस्तों, दुश्मनों से घिरा है। यानी कि सराउंडेड उसके क्या है दोस्तों, दुश्मन, शत्रु ही शत्रु इसके देश हैं, चारों ओर शत्रु। तो जैसे एक
मेरे मित्र हैं वो तो उसको बोलते हैं कि भाई जो इज़राइल है वो ऐसा है जैसे एक जीभ होती है हमारे मुंह के अंदर, और चारों ओर क्या दांत होते हैं, और दांत के अंदर क्या इज़राइल मतलब जीभ हल्का सा भी इधर से उधर हो जाए तो दांत के नीचे आ जाए और दांत उसको क्या कर देंगे, नेस्तनाबूद उसको कुचल देंगे। यानी कि उस तरह की चीज दोस्तों आपको देखने को मिलेगी कहाँ पर, आपको इस पूरे रीजन के अंदर। तो बात ये है कि जब हम इस पूरे रीजन को देखते हैं तो इज़राइल एक यहाँ पे दिखाई देता है कि इन चारों तरफ दुश्मनों के बीच में स्थित देश। दोस्तों ये जो पहले इज़राइल था, यहाँ पहले फिलिस्तीनियन अरब, ये हम देखें तो पूरा अरब लैंड है, पूरा क्या आपका, हम इस पूरे लैंड को देखें तो पूरा आपका अरब लैंड आपको दिखाई देगा। जो अरब लैंड है इसमें यहाँ पर दोस्तों क्या था, ये फिलिस्तीन अरब रहा करते थे। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इज़राइल के दोस्तों क्या यहाँ पर बसावट हुई, यानी कि पहले लैंड क्या था, ब्रिटेन के पास आ गया था, और ब्रिटेन के प्रथम विश्व युद्ध के बाद और आने के बाद धीरे धीरे यहाँ पर इज़राइल इज़राइल यानी कि जो ज्यूज कम्युनिटी है, ज्यूज कम्युनिटी ने कहा ये हमारा होमलैंड है, हमारे पूर्वजों का घर है, और हम वहीं पर जाकर क्या करेंगे, बसेंगे। और अब देखते हैं कि यहूदी कम्युनिटी जो है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो, सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय बात करें, हिटलर आपको याद आएगा, जर्मनी आएगा, तो बहुत ही ज्यादा अत्याचार उनके ऊपर हुए थे, तो उन्होंने यहाँ पर होमलैंड बनाने का प्रारंभ किया। 47 तक आते आते यानी कि उसी समय सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद देखते देखते इज़राइल एक बड़े क्षेत्र पर क्या अपना कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। लेकिन ये नियंत्रण अरब देशों को स्वीकार नहीं होता। अरब और इज़राइल के बीच में एक वॉर होता है 1948 में। उसके बाद विधिवत रूप से इज़राइल क्या करता है, अपना एस्टेब्लिशमेंट करता है, अपनी स्थापना करता है। इज़राइल की स्थापना करने के पीछे पूरा जो हाथ है वो हाथ है किसका, वेस्ट पावर का, जिसमें अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, उन सब के अपने इंटरेस्ट हैं। उस इंटरेस्ट के कारण इज़राइल को यहाँ पर क्या किया, बसाया गया। इसी वजह से जब सारे देशों ने अटैक किया, अरब वर्ल्ड ने, तो इज़राइल उन सब वॉर में जीता। उसके बाद भी बहुत सारे वॉर हुए, जैसे कि 1967 का वॉर है, सिक्स डे वॉर। वो भी एक बहुत बड़ा वॉर था कि सारी अरब पावर जो थी वो इज़राइल के ऊपर अटैक करती है, लेकिन इज़राइल सबके साथ मिलकर क्या करता है, लड़ता है और आखिरकार विजय को सुनिश्चित करता है। उसके बाद हम देखें तो बहुत बड़ा एरिया, आज हम देखें तो इज़राइल की अगर बात करते हैं तो इज़राइल में 2 एरिया, ये दोस्तों जो आपको इज़राइल दिख रहा है, ये इज़राइल। अगर हम दोस्तों इज़राइल की बात करें, इज़राइल, तो दोस्तों इज़राइल में ये आपका वेस्ट बैंक और यहाँ पे दोस्तों आपका गाज़ा स्ट्रिप। तो ये अब इज़राइल, तो जो बाकी बचा लैंड बचता है दोस्तों वो आपका बच जाता है आपका, देखिएगा यहाँ पर, ये बाकी जो बचा लैंड है ये इज़राइल है, और ये जो मैंने 2 एरिया, वेस्ट बैंक और ये दूसरा आपका गाज़ा पट्टी, ये दोस्तों फिलिस्तीन कहा जाता है। और हम देखें तो जो गाज़ा स्ट्रिप में है, वहाँ पर ज़्यादा कंट्रोल किसका है, हमास का। अल फतेह भी एक संगठन है दोस्तों, जो आपका यहाँ पूरा कंट्रोल करता है इस एरिया में, यानी कि आपका वेस्ट बैंक में। हालाँकि फिलिस्तीन की अगर हम पूरी बात करते हैं, तो फिलिस्तीन अगर स्टेट की बात करते हैं, तो हमास आज वहाँ पे पावर में है, और हमास के ही अब्बास करके वहाँ पे दोस्तों जो है प्रेसिडेंट जो है वो हम्मास करके हैं, अब्बास करके हैं, जो आज के हैं आपके फिलिस्तीन के हेड हैं। लेकिन यहाँ भी दोस्तों 2 संगठन मेनली, एक तो आपको मैंने हमास कहा और दूसरा मैंने कहा अल फतेह। अल फतेह दोस्तों एक सक्सेसर संगठन है पीएलओ का, और पीएलओ कहते हैं, आपको नाम याद आता होगा कि यासिर अराफात का। यासिर अराफात का भारत से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। इंदिरा गांधी जी उनको अपना भाई मानती थी, और अब यासिर अराफात भी इंदिरा गांधी जी को अपना बहन मानते थे कि मेरी बहन जैसी है, मेरी बहन है, तो काफी बड़ा नाम उनका आता है। उसी से दोस्तों क्या था, आपका अल फतेह बना था। लेकिन हमास बाद का बना संगठन है, गाजा स्ट्रिप में उसका पूरा कंट्रोल है, वर्तमान में फिलिस्तीन के पावर में दोस्तों है। दूसरा दोस्तों हम इजराइल की बात करें, इजराइल के अंदर आप देखेंगे मोस्टली टाइम आपको दिखाई देगा मल्टी पार्टी गवर्नमेंट है, और वहां पर जब भी पार्टी गवर्नमेंट आ रही है, गवर्नमेंट जो भी आ रही है, वो आपका एक अलायंस गवर्नमेंट आ रही है। और जो अलायंस गवर्नमेंट है दोस्तों, उसमें जो बेंजामिन नेतन्याहू की जो सरकार बनी हुई है, उनको बहुत सारी दक्षिण पंथी पार्टियों का दोस्तों क्या है, समर्थन है। यानी कि बहुत सारे दोस्तों क्या दक्षिण पंथी पार्टियां जो समर्थन करती हैं। दक्षिणपंथी पार्टियों का सिंपल एक एजेंडा है कि फिलिस्तीन खत्म कर दिया जाए, और जो वेस्ट बैंक है, वेस्ट बैंक में हमारी जो बस्तियां हैं, यानी कि जो हमारे सेटलमेंट हैं, उनको परमानेंट कर दिया जाए, उनको स्थायी कर दिया जाए। तो जब से हम देखें बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार आती है दक्षिणपंथी पार्टियों के समर्थन से, तो उनका पूरा फोकस था कि जो वेस्ट बैंक में बस्तियां हैं वो स्थायी कर दी जाए। हम उससे पहले भी देखें, जब मध्य पूर्व शांति योजना डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लाई गई थी,
तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी उस शांति योजना के अंदर वेस्ट बैंक में जितनी भी बस्तियां थी इसराइल की, उन सारी बस्तियों को परमानेंट करने का दोस्तों क्या किया था, क्लेम किया था, दावा किया था कि उनको हम परमानेंट करा देंगे, उनको सेटल परमानेंट करा देंगे। और साथ ही यरूशलेम को क्या करेंगे, यरूशलेम को पूरा एक निश्चय से इसराइल की एक कैपिटल बोल दिया जाएगा, उसकी एक पूरी राजधानी, संपूर्ण रूप से राजधानी हो जाएगी। यरूशलेम को लेकर दोस्तों बड़ा झगड़ा है। यरूशलेम को लेकर अगर हम बात करते हैं तो यरूशलेम को लेकर इस्लाम का अपना फेथ है, क्रिश्चियंस का अपना फेथ है, और आपका ज्यूज का अपना फेथ है। सबके अपने अपने फेथ हैं, और वहां पर तीनों ही अलग सा मस्जिद को भी अपने आप को तीनों ही रिलीजन क्या करते हैं, अपने अपने फेथ के रूप में कि हाँ मेरा इस वजह से है, मेरा इस वजह से है, और मेरा इस वजह से है। तो वो दोस्तों सबकी कहानी जाके यरूशलेम से जुड़ जाती है। फिलिस्तीन का कहना ये है कि जो पूर्वी यरूशलेम है वो हमारी कैपिटल होनी चाहिए। जो पीस प्लान आया था यूएनओ के द्वारा, जो पार्टीशन प्लान आया था, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। लेकिन इसराइल जो है, चाहे वो वेस्ट यरूशलेम हो या ईस्ट यरूशलेम हो, दोनों पर अपना दावा करता है कि दोनों हमारे ही होने चाहिए। इसको दोस्तों हम अगर एक मानचित्र से समझने का प्रयास करें तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। इसराइल के मैप को हम देखें, ये देखिए दोस्तों, कभी दोस्तों अगर हम बात करते हैं बिफोर 47, तो 47 दोस्तों क्या था, ये आपका फिलिस्तीन हो, ग्रीन कलर का पूरा फिलिस्तीन हुआ करता था। लेकिन जब यूएन का पार्टीशन प्लान आया तो दोस्तों उसके थ्रू क्या था, जो व्हाइट कलर आप देख रहे हैं ये पूरा आपका होगा किसका, इसराइल का, और ये ग्रीन कलर आपका दिया गया था फिलिस्तीन को दिया गया था। लेकिन बाद में जब 6 डे वॉर हुआ 67 में, तो इसराइल ने काफी बड़े लैंड पर अपना कब्जा कर लिया। ये आप देखेंगे तो सारा ये पूरा एरिया व्हाइट कलर का जो दिख रहा है, ये पूरा इसराइल, और ये छोटा सा दोस्तों क्या आपका फिलिस्तीन बच जाता है। लेकिन उसके बाद भी वो रुकता नहीं है, लगातार वॉर होते रहते हैं। तो इसराइल क्या करता है कि फिर जो वेस्ट बैंक है, वेस्ट बैंक के अंदर भी जा जाकर अपनी बस्तियों को बसा लेता है, अपने एरियाज को क्या करता है, बना लेता है। यानी कि काफी आप देखेंगे तो चारों तरफ आपको सब इसराइल व्हाइट कलर का जो दिख रहा है, ये सब इसराइल के सेटलमेंट है। तो यानी कि जो फिलिस्तीन है आज वो गाजा स्ट्रिप में आपको दिख रहा है, और इधर आपको जो दिख रहा है ये भी आपका क्या है, वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन, जो ग्रीन कलर में दिख रहा है। तो दोस्तों ये स्थिति आपकी इसराइल की है। प्रेजेंट में इसराइल ने काफी कंट्रोल इस एरिया में कर लिया है, और उधर से दोस्तों क्या हमले होने स्टार्ट हुए हैं। हम दोस्तों बात करें, ये जेरूसलम है, जेरूसलम की जब हम बात करते हैं, ये जेरूसलम दोस्तों इसमें कहा गया कि जो आपका जेरूसलम का ईस्ट जो पार्टीशन प्लान था, कि जो जेरूसलम का ईस्ट जेरूसलम है वो होना चाहिए किसका, आपका फिलिस्तीन को मिलना चाहिए, और जो वेस्ट जेरूसलम है वो मिलना चाहिए इसराइल को, कैपिटल को लेकर। हालांकि जो मध्य पूर्व शांति योजना दी गई थी, मिडिल ईस्ट प्लान लाया गया था डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, उसमें यरूशलेम को पूर्ण रूप से डिक्लेयर कर दिया गया था, ये जो एरिया है ये किसका एरिया है, ये पूरा इसराइल का एरिया है, या इसराइल की कैपिटल होगी। लेकिन उसको लेकर कोई भी मानने को तैयार नहीं हुआ। यूएन के अंदर प्रस्ताव भी लेकर आए डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन उस प्रस्ताव का पूर्ण रूप से पास भी नहीं हो पाया। इवन भारत ने भी उस प्लान के अगेंस्ट में क्या किया था, उसको वोट किया था। तो ये तो दोस्तों अपने इसराइल की एक मैंने बेसिक सी कहानी बताई। थोड़ा सा अगर आप नजर डालें, ये दोस्तों क्या है, इसराइल का जो वहाँ का लेजिस्लेचर, उस लेजिस्लेचर को देखें तो गवर्नमेंट दोस्तों 120 सीट उसमें है। इसमें 64 सीट जो है प्रेजेंट गवर्नमेंट की है। ये लिक्विड पार्टी जो है दोस्तों ये आपकी है बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी। और बाकी जो आप देख रहे हैं पार्टी, जितनी आप ये पार्टियां देख रहे हैं, ये सब पार्टी दोस्तों मेनली मान ली जाती हैं कि ये अल्ट्रा नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है और दक्षिणपंथी पार्टियां हैं। इनका पूरा ये है कि किसी भी तरह से फिलिस्तीन नहीं होनी चाहिए, पूरा फिलिस्तीन खत्म हो जाए। ये मतलब सेकंड नहीं है, लेकिन कम से कम ऐसा तो है कि जो इसराइल बस्तियां वहां पे बनी है वेस्ट बैंक के अंदर, उनको मान्यता दी जाए, उनको पूर्ण रूप से हमारा माना जाए, और उनको पूरा एकदम स्थायी मान्यता दी जाए, और यरूशलेम कैपिटल दी जाए, यरूशलेम को कैपिटल बना दिया जाए। तो दोस्तों ये पूरा यानी कि जो पार्टियों के कारण है, ये भी एक बड़ा रीजन है। और आप देखते हो कि पिछले दिनों वहां पर जो जुडिशरी के साथ हुआ, कि जुडिशरी की पावर जो है कम कर दी गई थी, वो भी इन्हीं पार्टियों के कहने पर, कि ताकि हम जब भी सेटलमेंट की बात करते हैं, स्थायी सेटलमेंट की बात करते हैं, तो जुडिशरी कोई ना कोई क्या कर देती है, कोई बात ला देगी, वो डिसीजन दे देगी। उस डिसीजन से क्या होगा कि सारी चीजें क्या हो जाती हैं, बदल जाती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं। तो इसीलिए क्या था, जुडिशरी को क्या करिए, शक्ति को कम कर दिया जाए। और ऐसे ही दोस्तों आप देखें तो, अगर आप देखेंगे ये आपका फिलिस्तीन में बात कर रहा था, फिलिस्तीन के दोस्तों जो गवर्नमेंट है वो हमास इस समय पावर में है 74 सीट के द्वारा,
132 200 सीट वहां पर है। अपोजिशन में दोस्तों आपके देखेंगे अल फतह जो संगठन आपको बता रहा था, ये काफी स्ट्रॉन्ग संगठन वहां पर है। वहां दोस्तों चुनाव होने थे 2021 में, लेकिन वहां की जो प्रेसिडेंट है अब्बास, उन्होंने दोस्तों उसको क्या कर दिया था कि कैंसिल कर रद्द कर दिया था कि हम चुनाव अब नहीं कराएंगे। वहां दोस्तों 3 संगठन जो भी मैं आपको बता रहा था, एक तो आपका पीएलओ जो यासिर अराफात के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था, ये दोस्तों 64 में बना था। और उसके बाद दूसरा संगठन जो वहां पर इसका एक तरह से माना जाता है कि सक्सेसर रहा, वो था दोस्तों आपका अल फतह। और ये दोस्तों हमास संगठन जो 87 में बना था, और ये पूरा आपका फिलिस्तीनी मुस्लिम ब्रदरहुड की फीलिंग पर दोस्तों है। गाजा स्ट्रिप में यानी जो गाजा पट्टी है, इसमें इसका पूरा इस्टेब्लिशमेंट है। आइडियोलॉजी क्या है दोस्तों, इस्लामिज्म की बात करता है, फिलिस्तीन नेशनलिज्म की बात करता है, और सुन्नी इस्लाम के फेथ को दोस्तों क्या लेके चलता है, मानकर चलता है। ये दोस्तों आप इसराइल देख ही रहे हैं, ये जेरूसलम है, ये रामलला इनकी आज कैपिटल है। वैसे जो बोलते हैं कि भाई पूरा कैपिटल हमारा जेरूसलम है, लेकिन देखा जाए तो जो पूरा का कंट्रोल चलता है, कार्य चलता है, वो आपका रामलला से चलता है। चलिए, ये हमने बात दोस्तों करी। ये इस मामले में देख ही होंगे दोस्तों आप 1918 में कैसा था इसराइल, और फिर देखिए कैसे आपको 2015 तक किस प्रकार से इसराइल आपका फैलता चला गया। पहले ये जो ग्रीन कलर आप देख रहे हैं, पहले फिलिस्तीन का, लेकिन जो ब्लैक है ये पूरा आपको इसराइल का है। आइए इसको पूरा कहानी को समझते हैं दोस्तों कि मैटर है कि इसराइल फिलिस्तीन का जो संघर्ष है, क्योंकि देखिए पुरानी इंसिडेंट, पुरानी कहानी की तो कोई बात नहीं है, बात है प्रेजेंट में जो घटनाएं हो रही हैं, उनकी वजह क्या है, उनका कारण क्या है, उसको जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों ये जो मैंने बनाया है, इससे आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि यहाँ पर जो मेन प्लेयर है वो है एक तो सऊदी, और एक है दोस्तों आपका ईरान। दे आर द मेन प्लेयर मिडिल ईस्ट के अंदर। ईरान जो है सीएम मेजोरिटी कंट्री है। ईरान के अलावा और भी बहुत सारे सीएम मेजोरिटी कंट्री हैं। यहाँ मेनली जो कॉन्फ्लिक्ट है दोस्तों सिया सुन्नी का, और ये बहुत पुराना कॉन्फ्लिक्ट है, कोई आज का कॉन्फ्लिक्ट नहीं, बहुत पुराना कॉन्फ्लिक्ट है। सिया मेजोरिटी का मानना ये है कि पैगंबर यानी जो खलीफा है, जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे, उनके ब्लड रिलेशन से ही बनेगा, उसी को क्या माना जाएगा, खलीफा माना जाएगा। जबकि सुन्नी में मेजोरिटी कहना ये है, सुन्नी फेथ का कहना ये है कि पैगंबर वो होगा जो मोहम्मद साहब से ब्लड रिलेशन भले ही ना रखता हो, लेकिन वो इस्लाम के बताए हुए रास्ते पर चलने वाला हो, यानी कि राशिदीन हो। जो मोहम्मद साहब ने, इस्लाम ने जो रास्ता बताया है, उस रास्ते पे चलने वाला हो, तो वो भी खलीफा बन सकता है। इसी को लेकर विवाद है। और मेनली दोस्तों विवाद हजरत हुसैन के बाद से ज्यादा बढ़ता है। जब हजरत हुसैन की मृत्यु होती है, उस मृत्यु को 2-3 तरह के फेथ हैं। एक कहते हैं हत्या हुआ, एक कहते हैं शहीदी हुई, तो कई सारे फेथ हैं। और तभी से शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट है। सऊदी जो है दोस्तों वो आपका सुन्नी मेजोरिटी कंट्री है, और ईरान जो है शिया मेजोरिटी का। दोस्तों यहाँ पर क्या हम बात को देखें तो जैसे अगर आप ईरान को, आज सऊदी को देखते हैं, तो आपका एक इस्लाम लीडरशिप वहां पर लेके चलते हैं। आर्मी और मोनार्की दोनों दोस्तों वहां पर है। वहां पर राजतंत्र आपका पूरा पूरा पूर्ण रूप से स्टेब्लिश है, यानी कि वही राजा का जमाना जो पुराने जमाने में हमारे यहाँ भी हुआ करता था, वही राजा का जमाना आप आज भी देखते हैं किसके अंदर, सऊदी के अंदर देखते हैं। और आर्मी दोस्तों है, लेकिन आर्मी उतनी स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि वहां की मोनार्की को हमेशा डर ये लगता है कि अगर हमने आर्मी को बहुत स्ट्रांग किया, तो कहीं हमारे यहाँ भी पाकिस्तान जैसे कूप ना होने स्टार्ट हो जाए, और हमको हटा के वहां पे आर्मी पावर में ना आ जाए। पूरी पावर का जो सेंटर है वो दोस्तों क्या आपका ऑयल, यानी कि पूरा आपका तेल के ऊपर दोस्तों क्या डिपेंडेंट है। इधर दोस्तों हम ईरान को देखते हैं, तो ईरान में आपका इस्लाम का दोस्तों क्या लेके चलता है पूरा, और शिया मेजोरिटी का है। डेमोक्रेसी वहां पर दोस्तों है, रिलीजियस हेड। ईरान को आप देखेंगे तो ईरान के अंदर दो हेड हैं, एक तो है रिलीजियस हेड जिसको हम धार्मिक गुरु कह सकते हैं, और दूसरा दोस्तों लोकतंत्र यानी कि लोकतंत्र के आधार पर चलने वाले देश हैं। तो लोकतंत्र को लेकर चल रहे हैं, यानी कि पूरा इलेक्शन प्रोसीजर से डेमोक्रेसी चलता है, लेकिन साथ में रिलीजियस हेड भी इनके यहाँ पर है। और ये जो इस्लामिक क्रांति से दोस्तों यहाँ पर आया 1979 में, यहाँ पर जो दोस्तों ईरान के अंदर आया वो आपका आया कब, आपका रजा पहलवी। यानी कि बिफोर 79 क्या हुआ करते थे, यहाँ रजा पहलवी हुआ करते थे। उस समय ईरान और अमेरिका के जो संबंध थे, वो बड़े शानदार संबंध थे। हम देखें तो यूएस से और ईरान के संबंध 1979 से पहले बड़े अच्छे संबंध थे, लेकिन 1979 में जैसे ही दोस्तों यहाँ पर खुमैनी पावर में आते हैं, और खुमैनी किस पर आते हैं, वहां पे इस्लामिक रिवॉल्यूशन कराया जाता है। इस्लामिक रिवॉल्यूशन खुमैनी पावर में आते हैं, जब से दो हेड हो जाते हैं, पॉलिटिकल हेड और एक आपके रिलीजियस हेड। तब से अमेरिका और ईरान के संबंध खराब चल रहे हैं। 95 में अमेरिका ने
पहली बार सेशन लगाए ईरान के ऊपर एटॉमिक प्रोग्राम को बनाने को रोकने को लेकर। उसके बाद से दोस्तों कभी जैसे बराक ओबामा ने कोशिश किया समझौता कराने का कि कैसे भी समझौता हो जाए, लेकिन ज़्यादा दिन चल नहीं पाया, डोनाल्ड ट्रम्प ने उसको रद्द कर दिया। उसके बाद से ही ईरान और अमेरिका के टेंशन लगातार चल ही रहे हैं और अमेरिका ने इराक के ऊपर बहुत सारे सेशन भी उससे लगाए हुए हैं। अब था कि ईरान और अमेरिका पहले आपका 79 से पहले फ्रेंड्स हुआ करते, तब तो कोई इश्यू था नहीं। लेकिन 79 से क्या हुआ कि अमेरिका और सऊदी के नज़दीकियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। ये दोनों एक-दूसरे के दोस्तों ज़्यादा नज़दीक आए हैं। यूएस से और ईरान के बीच में दूरियाँ बढ़ी हैं। दूसरा दोस्तों क्या था कि ईरान और अमेरिका में जो दूरियाँ बढ़ी, तो इसका लाभ उठाने का प्रयास किया दोस्तों किसने? चाइना ने, क्योंकि रीज़न एक ये भी है कि वर्ल्ड का 3rd नंबर का कंट्री है जिसके पास जो नेचुरल गैसेज़ हैं, उसके क्या भंडार है ईरान के पास में। और चीन चीन के द्वारा 25 ईयर अंडरस्टैंडिंग 2020 में दोस्तों साइन किए गए थे कि 25 ईयर्स अंडरस्टैंडिंग प्लान जो 2020 में दोस्तों साइन किया गया था। इसमें कहना क्या था कि हम $400 बिलियन का क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट करेंगे और करीब 5000 सोल्जर्स को दोस्तों वहाँ पे क्या किया? अपना एस्टेब्लिशमेंट चीन ने उसमें किया कि 5000 सोल्जर्स को यहाँ पे डालेंगे। चीन का अपना इंटरेस्ट है एनर्जी सप्लाई को रोकने के लिए, अपना मार्केट को एक्सपेंड करने के लिए, नए-नए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूँढने के लिए। और साथ ही दोस्तों क्या है कि चाइना का इंटरेस्ट ये भी है कि जो रशिया के साथ मिलकर वो भूमध्य सागर में नौसेना अभ्यास भी करना चाहता है। दोस्तों रशिया और चाइना एक गुट में आपको दिखाई देंगे। रशिया, चाइना और ईरान ये तीनों दोस्तों एक साथ, क्योंकि भाई रशिया के साथ भी अमेरिका के क्या हैं, आप जानते हैं एकदम से पूरे संबंध उसी तरह के हैं दोस्तों। दोस्तों हम देखते हैं इसके बाद हम देखते हैं कि जो मैंने बताया आपको ये अभी मैंने कहा जो समझौता हुआ था वो ये वाले बात समझौता था। 2020 में दोस्तों यही यूएसए ने ईरान का जो एक बहुत ही बड़ा कमांडर था, और यहाँ पे दोस्तों क्या है एक बहुत बड़ी फोर्स है जो ईरान की फोर्स है जिसको रिवॉल्यूशनरी गार्ड कहा जाता है। यानी कि रिवॉल्यूशनरी गार्ड वो गार्ड है दोस्तों जो ईरान के लिए सबसे मजबूत फोर्स बोली जाती है। उसके हेड थे सुलेमानी। उनको भी दोस्तों क्या था अमेरिका और इजराइल के द्वारा हिट कर दिया गया था, मार दिया गया था। दोस्तों अब यहाँ पे बात करते हैं इजराइल। ये तो मैं आप समझ में आएगा पूरा जो मेरा मैं बनाया। इजराइल और दोस्तों सऊदी। इजराइल और सऊदी के संबंध जो है अमेरिका की वजह से बेटर है। देखिए यूएसए जो है बहुत बेटर तो नहीं कह सकते, लेकिन क्या है कि कभी उस तरह के संबंध नहीं कि कभी आमने-सामने की फाइट हुई, आमने-सामने का कुछ इस तरह के इश्यूज़ हुए हो, ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि अमेरिका दोनों के क्या है एकदम सपोर्ट में। सऊदी का भी मित्रता अमेरिका से है और इजराइल की मित्रता भी अमेरिका से है। इसलिए क्या इस ये एरिया जो है काफ़ी शांत रहता है। यहाँ पर काफ़ी इश्यूज़ इन दोनों के बीच में देखने को नहीं मिलता। दोस्तों क्या था कि इज़राइल और जॉर्डन के बीच में अब देखिए तो कई सारे देश ऐसे हैं जो सऊदी के इन्फ्लुएंस वाले देश कहा जाता है। जैसे आपका यूएई है, आपका बहरीन है। कई कंट्री ऐसे हैं जो हमेशा सऊदी के अलाइज रहे हैं, सऊदी के कहने पर यानी सऊदी के इन्फ्लुएंस में चलते हैं। एक काफ़ी अच्छा अमाउंट चाहे वो यूएई की बात करें, बहरीन की बात करें, सऊदी इनको देता भी है, हर तरीके से मदद भी करता है। तो ये हमेशा सऊदी के कहने पर कार्य करते हैं। इज़राइल और जॉर्डन के बीच में दोस्तों जो समझौता है वो 94 में हुआ था। पहला समझौता हम देखें जो अरब वर्ल्ड का था, जो इज़राइल के साथ किया वो जॉर्डन ने किया। जॉर्डन कहना ये था कि भई हम पीस एस्टैब्लिशमेंट करते हैं, शांति की स्थापना करते हैं और दोनों कंट्री साथ मिलकर रहेंगे, कभी एक-दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, इस तरह की बात की जाती है। उसी तरह का दोस्तों समझौता 2020 में अब्राहम एकॉर्ड होता है। ये अब्राहम एकॉर्ड दोस्तों इज़राइल और यूएई के बीच में और बहरीन के बीच में एस्टैब्लिशमेंट होता है। बात ये हो रही थी कि हो सकता है आने वाले समय में इज़राइल और सऊदी के बीच में भी इस प्रकार का ही एक समझौता हो। माना जाता है कि देखिए सऊदी एक इस्लाम फेथ को और पूरा देखिए आप इस्लाम को एक तरह से लीड करने वाला देश है। इस सऊदी की भई पूरे वर्ल्ड में तो इसलिए भी बोलती है क्योंकि ये इस इस्लाम का एक सबसे बड़ा लीडर बन के उभरता है कि मैं इस्लाम, क्योंकि मक्का मस्जिद की हम बात करें, मक्का मदीना की बात करें, वो भी आपका सऊदी के अंदर है। तो सऊदी एक उस तरह से कि मैं इस्लाम का लीडर हूँ। अब अगर इज़राइल से डायरेक्ट ये क्या करे, किस तरह का अब्राहम अकॉर्ड में जाने की बात किस प्रकार की बातें करे, तो इश्यूज़ बनते थे क्योंकि यूएई और बहरीन में इस तरह की बातें उठ रही थी कि भई आपने फिलिस्तीनिस को जो आज सिटीज़न हैं, जो सिविलियंस हैं यूएई के, बहरीन के, कि आपने फिलिस्तीनिस को अकेले छोड़ दिया, फिलिस्तीनियों को अकेले छोड़ दिया। तो सऊदी के लिए तो सबसे बड़ा मुश्किल हो रहा था कि इस प्रकार से इज़राइल के साथ स्पष्ट रूप से सीधे-सीधे क्या करना, बातचीत करना या अब्राहम अकॉर्ड में आना।
सऊदी इसके लिए लगातार अमेरिका से क्या कर रहा, समझौता कर रहा था, अमेरिका से बात कर रहा था कि भाई अगर तुम क्या करो, हमें कुछ इस प्रकार का एक प्रोटेक्शन दो, इस प्रकार का एक सिक्योरिटी दो, जैसी सिक्योरिटी तुम नाटो अलायंस के सभी कंट्रीज को देते हो, तो हम इजराइल के साथ में क्या करने को तैयार है, एक पीस एकॉर्ड यानी कि अब्राहम एकॉर्ड करने के लिए तैयार है। ये लगातार दोस्तों अमेरिका और इसराइल सऊदी के बीच में बातचीत चल रही है। इधर बीच क्या होता है कि यहाँ पे चाइना दोस्तों एक बड़ा गेम प्लान बढ़ के उभरता है, क्योंकि चाइना जब बोलता है ईरान को कि हम तुम्हें $400 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर देंगे, तो ये दोस्तों सऊदी के लिए एक सिरदर्दी की बात बनती है कि भाई अगर ऐसा हो गया तो फिर हमारा तो वजूद निपटा देंगे ये लोग, मिलकर ये क्या करेंगे कि हमारे पास तो कुछ वैल्यू रह नहीं जाएगी, हमारे पास कुछ रह नहीं जाएगा, हम कैसे भी फाइट करेंगे इन सबसे मिलकर। तो यहाँ पर क्या दोस्तों सऊदी ने धीरे धीरे क्या किया, चाइना से भी रशिया से भी नजदीकी बढ़ाना शुरू की। और आप हाल के दिनों में देखेंगे ईरान और सऊदी के जो विदेश मंत्री हैं, इनके बीच में दोस्तों बैठक के माध्यम से चीन ने क्या किया, दोस्ती भी कराने का प्रयास किया। तो कुल मिला के जो पहले से हम देखते हैं कि मिडिल ईस्ट जो है एक अखाड़ा है महाशक्तियों का, वो महाशक्तियों दोस्तों क्या बनता है, अखाड़ा बनता है। इसी बीच में दोस्तों क्या था कि अमेरिका एक नई शुरुआत ये कराता है, एक आईमैक का प्लान लेकर चलता है कि इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिकल कॉरिडोर। और ये दोस्तों व्यवहारिक होता हुआ दिखता है, क्योंकि जैसे रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा था, तो जितने भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज थे इनके पास फूड क्राइसिस क्रिएट हो रहा था। दोस्तों के पास तेल तो है, लेकिन फूड का क्राइसिस इनके साथ बहुत ज्यादा है, फूड की प्रॉब्लम इनके साथ बहुत ज्यादा रहती है। तो जो फूड का क्राइसिस रहता है, उस फूड के क्राइसिस को पाटने का प्रयास भारत के द्वारा हो सकता था। अमेरिका ने क्या किया कि एक तीर से कई निशाने साधने का प्रयास किया। एक तो चीन की जो बीआरआई है, उस बीआरआई को उसने क्या निकाली, काट निकाली, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिकल कॉरिडोर, कि अगर ये कॉरिडोर बनता है तो बीआरआई पुराने जमाने की बात हो जाएगा, बीआरआई कुछ नहीं रह जाएगा, कोई बीआरआई में कुछ नहीं। दूसरा, इंडिया को भी हम क्या करेंगे, बहुत अच्छा सेटिस्फाइड कर देंगे, इंडिया को दिखा देंगे, तो वो तुम्हारा एक बड़ा मार्केट बना दिया कि मिडिल ईस्ट से आपका होते हुए फिर इसराइल के हाइफा जो पोर्ट था उससे होते हुए तुम सीधे जाओगे कहाँ पर, कि तुम भैया बड़े अच्छे से अपना यहाँ से अपना जाओगे, अपना इंडिया से जाएगा सब प्रोडक्ट, यहाँ से जाएगा जाते हुए इसराइल होते हुए आपका यूरोप तक आप लेकर जाना, बड़ा अच्छा आपका हो जाएगा। इंडिया भी से तो सब पूरा खुश, चलो हमारा भी काम बन जाएगा। मिडिल ईस्ट का जो खाने क्राइसिस है वो पूरा खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर जो आपका इसराइल है, इसराइल के साथ भी, और यही क्या था, सऊदी और इसराइल के बीच में क्या था, एक अच्छी नई फ्रेंडशिप बनने की संभावनाएं बन जाती, एक नए संबंध बनने की संभावना बन जाती। और आप देखते भी होंगे अभी जब यूएनओ का अभी असेंबली, जो जनरल असेंबली की मीटिंग हुई थी सितंबर में, तो बेंजामिन नेतन्याहू आईमैक का वहां पर मैप भी लेकर गए थे कि अब आईमैक बनने वाला है, तो फिलिस्तीन जो है पुराने जमाने की बात हो जाएगा। अब इस पूरी कहानी को दूसरा ने समझा, इंडिया से कैसे लिंक हुआ, कैसे बातें हुई। अब बात दोस्तों ये है कि अगर यहाँ पर दोस्तों बन जाता, देखिए सिंपल सी बात समझिए, अगर यहाँ पर दोस्तों आईमैक बनता, और जिस प्रकार से मैंने कहा आपको, यूएई की बात करते हैं, यूएई के बाद हम बहरीन की बात करते हैं, इन सब कंट्रीज के दोस्तों का हम बात कर रहे हैं, ये सब इसराइल से क्या करें, अपने संबंधों को बढ़ा रहे हैं। सऊदी का भी संबंध बढ़ने की संभावना बन जाती। तो बात ये थी कि यहाँ पर मुद्दा उठाएगा कौन, फिलिस्तीन का, फिलिस्तीन सब भूल जाएंगे और सीधा अपने यहाँ से जब वो आईमैक जाएगा, तो ये उसी का दोस्तों एक शुरुआत थी, उसी के तो शुरुआत मानी जा रही थी कि तो एक अच्छे खासी बातें हो जाएंगी। तो यहाँ पे ये था कि हमास के लिए क्या था जरूरी। अब हमास के अकॉर्डिंग देखिए तो हमास के लिए जरूरी क्या था कि कुछ ऐसा प्लान बनाया जाए ताकि क्या हो, ये जो अरब वर्ल्ड में जो सऊदी प्लान कर रहा है वो प्लान क्या हो जाए, बदल जाए, और सिविलियंस के बीच में मैटर जाए कि देखो ज्यूस कम्युनिटी जो है वो क्या कर रही है, इस्लाम को, इस्लाम के फेथ करने वाले कंट्रीज को, या इस्लाम के फेथ वाले जो देश हैं उनको क्या कर रही है, हिट कर रही है, मार रही है। इस प्रकार का एक एनवायरनमेंट बनाना जरूरी था। तो हमास ने एक सोची समझी रणनीति के तहत ये क्या किया, अटैक किया। और इस अटैक का मेन रीजन क्या था कि सऊदी और इजराइल की बढ़ती हुई जो दोस्ती है, मित्रता है, उसको क्या किया जाए, कम किया जाए। और जाहिर सी बात है, जब सऊदी इजराइल की दोस्ती पर टारगेट होगा, तो ये बादल कहीं ना कहीं दोस्तों भारत के ऊपर मंडराएंगे। यानी कि हमारा जो, हम लोग बड़े प्रसन्न है इस बात को लेकर, आईमैक को लेकर, उसके बाद दोस्तों बादल मंडराएंगे। और जैसे दोस्तों आईमैक खत्म हो जाएगा, तो ये चाइना की बीआरआई का क्या होगा दोस्तों, सक्सेस होगा। और चाइना के दोस्तों सक्सेस मिलने का कारण क्या होगा दोस्तों, लाभ होगा। लाभ ये होगा दोस्तों कि जो अमेरिकी रशिया है, रशिया को भी दोस्तों क्या होगा यहाँ से, हालांकि रशिया की हम बात करें तो रशिया दोस्तों क्या है आपका, रशिया आईमैक के विरोध में नहीं है, क्योंकि सिर्फ इंडिया इंडिया से नाम जुड़ा है, इसलिए विरोध में नहीं है। और यही बात आप देखेंगे
तो जानबूझ के अमेरिका ने इसको किया भी था कि इंडिया की वजह से क्या होगा कि वो रशिया इसको विरोध नहीं करेगा, और रशिया ऑलरेडी यूक्रेन से उलझा हुआ है। लेकिन रशिया के जो टाइज हैं वो चाइना से भी है, रशिया के जो टाइज हैं वो ईरान से भी है, क्योंकि दोस्तों जैसे ही आईएमएफ बनता तो ईरान भी बाईपास हो जाता है। ईरान का जो ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस था वो दोस्तों खत्म हो जाता है। आप जानते होंगे ईरान का कितना ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस है कि जितना भी यहाँ से ट्रेड आता है, जो भी आपका अरब वर्ल्ड से आपका ट्रेड आता है, वो सब आपका ईरान के थ्रू ही आता है, ईरान से ही यहाँ निकल कर आता है। और होम स्टेट ऑफ होमोज जो है यहाँ पर है, वो क्या करता है, एक तरह से ईरान उसको कंट्रोल करता है, और ईरान वहां से क्या करता है, सारे ऑयल टैंकर्स को कंट्रोल रखता है। तो ईरान का भी जो ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस है, यानी कि जियो स्ट्रेटेजिकल जो इंपॉर्टेंस है, वो पुराने जमाने की बात हो गई। पाकिस्तान भी पुराने जमाने की बात हो जाता। तो इस सभी के लिए सुविधा दिन के लिए बना हुआ था, इन सभी देशों के लिए, चाहे रशिया हो, चाइना हो, या ईरान हो। तो इन सब टारगेट से अमेरिका ने आईमैक के माध्यम से उसको साधने का प्रयास किया। लेकिन अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया किसके ऊपर? हमास के ऊपर, फिलिस्तीनियंस के ऊपर, कि अगर सब देशों ने, अरब वर्ल्ड ने इसराइल से दोस्ती कर ली, तो फिर हमारा मुद्दा कौन उठाएगा, और फिलिस्तीन क्या हो जाएगा? फिलिस्तीन पुराने जमाने की बात हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर क्या है कि अब ईरान, जब हमास ने दोस्तों अटैक किया, तो ईरान के समर्थन में दोस्तों यहाँ पर क्या है? लेबनान। और लेबनान में एक संगठन है जिसका नाम है हिजबुल्लाह। ये भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन जो हिजबुल्लाह है, हिजबुल्लाह दोस्तों जो है वो शिया मेजॉरिटी का एक संगठन है। हमास को हम देखें तो सुन्नी फेथ का एक संगठन है। तो है वो जो लेबनान के अंदर से जो हिजबुल्लाह है, हिजबुल्लाह ने भी दोस्तों क्या कर दिया? अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। इधर दोस्तों जो आपका अफगानिस्तान में तालिबान है, वो भी कह रहा है कि हम भी जाएंगे। इधर सीरिया में जो आपका आईएसआईएस है, वो भी दोस्तों कह रहा है कि हम भी क्या करेंगे? इसराइल के ऊपर अटैक करेंगे। तो अब ये देखा जा रहा है कि जो रियल में, जैसे हम टर्की की बात करें, टर्की के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जो वहाँ के सिविलियंस हैं, वो दोस्तों कह रहे हैं कि हम हमास के साथ में खड़े हैं। ईरान के अंदर भी आप देखें तो ईरान के अंदर भी जो सिविलियन है, वहाँ पर झंडा ले लेके घूम रहे हैं, हमास के साथ, हमास के साथ, हम हमास के लिए लड़ेंगे। इस तरह का एक पूरा हमास, यानी जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ है यूएन के द्वारा, उसके समर्थन में इस तरह सिविलियंस का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो अगर दूसरे मूवमेंट आगे बढ़ता है तो होगा क्या? ये सऊदी के ऊपर दबाव पड़ेगा कि भाई जो इस्लाम के अगेंस्ट है देश, आप उससे समझौता क्यों कर रहे हो? वो इस्लाम के लिए अच्छा नहीं है, इस रीजन के लिए अच्छा नहीं है, वो समझौता करना गलत होगा। तो हो सकता है ये आईमैक जो है ये पूरा ना हो पाए, एस्टेब्लिश ना हो पाए। और यही दोस्तों योजना है किसकी? चाइना की, कि ऐसा होना हो। और अब देखते हैं, जो हमास की हम बात करते हैं, तो हमास के बारे में कहा जाता है कि रशिया भी कहीं न कहीं हमास को सपोर्ट कर रहा है। 2022 की बात है, तो रशिया ने हमास के जो लीडर हैं, उनसे मुलाकात भी की थी पुतिन साहब ने। तो कहा जाता है वो भी डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली वेपन भी दिए जा रहे हैं, क्योंकि 5000 रॉकेट का जैसे दावा कर रहा है एक छोटा-सा संगठन, आतंकवादी संगठन। हालाँकि छोटा संगठन बोला जा रहा है कि 25-26 हज़ार लड़ाके इसके पास में हैं। एक बड़ा अमाउंट है, ये भी छोटा अमाउंट नहीं है। लेकिन चारों ओर से दोस्तों क्या है, जैसे मैंने आपको कहा, हिजबुल्लाह का समर्थन हुआ, आईएसआईएस का समर्थन हुआ, तालिबान भी कह रहा है हम समर्थन करेंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो ये एक प्रॉक्सी ग्रुप्स जो है, जिनको आतंकवादी संगठन भी कहा जाता है, कभी तालिबान को भी आतंकवादी संगठन कहा जाता था। आज उसका कब्जा क्या है, कंट्रोल हो गया किसके ऊपर? अफगानिस्तान के ऊपर। तो अगर इस तरह से ये संगठन क्या करते हैं, जैसे हमास का कंट्रोल है कहाँ पर? आपका फिलिस्तीन के ऊपर। तो एक बात यहाँ पे दोस्तों निकल कर ये भी आती है कि अगर एक आतंकवादी संगठन इस तरह से किसी देश के ऊपर अपना पूरा नियंत्रण कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है, तो ये भी एक सोचने की बात है। जैसे हम देखें भाई, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का कंट्रोल होना, लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह प्रभाव में होना, तो फिर गवर्नमेंट, यानी कि जो जनता की चुनी हुई सरकारें हैं, उनका क्या होगा? ये एक डेमोक्रेसी के लिए भी एक खतरा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर ये देश इस बात को नहीं समझते हैं, तो भविष्य में क्या होगा? जो चुनी हुई सरकार है, उनके ऊपर भी एक खतरा मंडराने की संभावना, पॉसिबिलिटीज है। अब ये बात तो निश्चित दोस्तों कि इज़राइल, क्योंकि सिविलियंस मारे गए हैं, तो इज़राइल डेफिनेटली क्या करेगा? बहुत तगड़े एक्शन लेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेगा। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि अब ये जो पूरा मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स है, वो कैसे बदलने वाली है। ये एक समझने वाली बात होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको दोस्तों अनअकैडमी का कोई भी कोर्स परचेज़ करना है, तो आप निपुण 810 कोड को आप यूज़ करें, और आप कोर्स को परचेज़ करें। बहुत अच्छी दोस्तों क्या है, अनअकैडमी में भी सेल चल रही है। आप तमाम तरह के जो कोर्सेज़ हैं वो परचेज़ कर सकते हैं। और मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप निपुण 810 के थ्रू आप कोर्स परचेज़ कीजिए। आप मुझसे जुड़िए। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।